हाय फ्रेंड, वेलकम टू लर्न विथ पवन। फ्रेंड, आज मैं सीडीपी का पार्ट लेकर आया हूँ जो आपका सीटेट एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा। बहुत बहुत मदद करेगा आपका क्वेश्चन आंसर करने में। तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसका एनालिसिस मैं लेकर आया हूँ और इसमें थोड़ा मैं समझाने का भी कोशिश करूँगा। और यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये आपका है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। जिसमें बच्चा भाषा और विकास सबसे तेज़ी से सीखता है, जिसमें उसका ज़्यादा विकास होता है, तो उसके लिए पूछ रहा है सबसे संवेदनशील अवस्था कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका आ जाएगा प्रारंभिक बाल्य अवस्था। कौन सा आएगा? प्रारंभिक बाल्य अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो फर्स्ट इसमें दिया है प्रसुप्ति अवस्था, सेकेंड दिया है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, थर्ड दिया है मूर्त संक्रात्मक अवस्था, फोर्थ दिया है उद्योग बनाम अधिनियमता अवस्था। तो इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा इसका 2, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। कौन सा आएगा? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। नेक्स्ट के तरफ चलते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यानी कि लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो ये आएगा आपका, आप लोगों को पता ही होगा, ये आपका आता है जेंडर पक्षपात के लिए। किस में आता है? जेंडर पक्षपात। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जेंडर पक्षपात। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका यानी कि जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली है, ये इसमें पूछ रहा है। तो इसका जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा फर्स्ट। क्या आ जाएगा? जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, यानी कि उसको बच्ची को जेंडर पक्षपात के बारे में उसको क्या करेंगे? समझाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आपका है जॉन बी वाटसन, सेकेंड लेव वाइगोत्स्की, थर्ड है जीन पियाजे, फोर्थ है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसमें जो राइट आंसर आपका आएगा, राइट आंसर आपका आ जाएगा 2, लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। ये बच्चे को सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हैं, तो इसका जो राइट आंसर आपका आ जाएगा लेव वाइगोत्स्की आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 कहता है, जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है। नहीं, यह वाला नहीं, यानी कि खुद से बात कर रही हो। गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा, यानी खुद से क्या कर रही है? बात कर रही है। और तो ये जो आता है आपका, ये आता है आपका व्यक्तिगत वार्ता में। किस में आता है? व्यक्तिगत वार्ता में आता है, यानी प्राइवेट स्पीच इसको बोलते हैं, इसमें प्राइवेट स्पीच में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्राप्त करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रबलन, सेकेंड दिया है अनुबंधन, थर्ड दिया है मॉडलिंग और फोर्थ दिया है पाड़ यानी किसी को बोलते हैं ढांचा, पाड़ या ढांचा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 4। क्या आएगा? 4, यानी कि बच्चे को हेल्प करना है, संकेत करना है, जरूरत पड़ने पर उसको हेल्प करता है यानी सहयोग करता है, तो उसमें उसको बोला जाता है पाड़ या ढांचा, यानी कि इसमें आ जाएगा पाड़। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रात्मक अवस्था को
विशेषित करता है। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, साधनात्मक विचार, संरक्षण, कक्षा समावेशन, आस्थगित अनुकरण, पदार्थ स्थायित्व। फोर्थ दिया है प्रतिक्रियात्मक खेल, विचारों की अनुकरणीयता। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है संरक्षण और कक्षा समावेशन। क्या आएगा? संरक्षण और कक्षा समावेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? यानी बच्चा का जो संज्ञानात्मक विकास है उसमें से जो पियाजे की संरचना है कौन सा है? तो ये कह रहा है। तो ये 9 का जो आपका ऑप्शन दिया है वो फर्स्ट दिया है स्कीमा, सेकंड दिया अवलोकन अधिगम, थर्ड दिया अनुबंधन, फोर्थ दिया है प्रबलन। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, राइट आंसर इसका आपका फर्स्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा, स्कीमा। क्या आया? स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। यदि कोई प्रॉब्लम भी हो रही तो वो भी कमेंट करें कि ये प्रॉब्लम, ताकि मैं उसको नेक्स्ट टाइम से सुधार सकूं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? यानी कि बच्चे का आकलन जो करते हैं हम तो उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? फर्स्ट कह रहा है विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। तो इसमें तो ये तो होगा नहीं, श्रेणी निश्चित करने के लिए हम आकलन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। सेकेंड कह रहा है संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की अस्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट चलते हैं विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर नामांकित करना। उसके नेक्स्ट चलते हैं रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना। यानी कि तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा नामांकित करना तो होगा नहीं। ठीक है, अनुत्तीर्ण बच्चा को कर नहीं सकते। इसका जो राइट आंसर आएगा वो सेकंड आएगा। क्या आएगा? सेकंड आ जाएगा संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्ट भ्रांतियों को समझना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो बुद्धि के बारे में सही, तो पहला कह रहा है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। सेकंड कह रहा है बुद्धि में मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। थर्ड कह रहा है बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषक है। फोर्थ कह रहा है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। तो इसमें आप एक बार ऑप्शन छाटना। तो ये तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन तो ऐसे ही छट गया है, जन्म के समय ही निर्धारित होती है। यानी कि इसमें अगर और उसके बाद निर्धारित नहीं होती थी। फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही कट गया। सेकंड चलते हैं बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से ये आपका निगेटिव टैग वर्ड है। तो ये भी तो होगा ही नहीं, निर्धारित किया जा सकता है तो ये भी नहीं होगा, तो सेकंड हो गया। थर्ड नंबर पे चलते हैं बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकांकी विशेषज्ञ है। फोर्थ कह रहा है बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो इसमें क्वेश्चन आंसर जो आएगा इसका 4 आएगा। क्या आएगा? 4। बुद्धि एक बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है सृजनात्मक विचारक का, सेकंड दे रहा है अभिसारिक विचारक का, थर्ड दे रहा है अन्वय विचारक का, फोर्थ दे रहा है आत्म केंद्रित विचारक का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सृजनात्मक विचारक का। किसका हो जाएगा? सृजनात्मक विचारक का। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। सेकंड यह स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। थर्ड इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। फोर्थ दिया है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों में सहभागिता में सुधार करने के लिए एक तरीके ढूंढना चाहिए। तो इसका जो आपका राइट आंसर आएगा इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए
नेक्स्ट चलते हैं, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहायता में सुधार करने के लिए एक नए तरीके ढूंढने चाहिए। इसका जो राइट आंसर आएगा, इसका आएगा 4। क्या आएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को फर्स्ट तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, फोर्थ तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो इसमें हतोत्साहित तो होगा नहीं, तैयार नहीं करना चाहिए, ये भी आपका नेगेटिव हो गया। कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे, पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? पठन वैकल्प बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? तो इसमें से फर्स्ट जो ऑप्शन आपका आएगा वो है न्यून अवधान विकार, सेकेंड अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रभाविता, थर्ड जो आएगा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गतिविधि को बार बार दोहराना। तो इसमें से आपका जो एक नेगेटिव आ गया, एक ही गतिविधि को, तो ये तो होगा नहीं। अपसारी चिंतन पढ़ने की धारा प्रभाविता, यानी कि सेकंड में चलते हैं, अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रभाविता। तो इसका जो राइट आंसर आपका आएगा वो आएगा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। पठन वैकल्प में धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इसमें चलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है, सेकेंड कह रहा है अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति पर आधारित है, अधिकार आधारित मानवतावादी परिक्षेप पर आधारित है, और फोर्थ नंबर कह रहा है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो इसमें से जो सबसे हमको पॉजिटिव आ रहा है वो आ रहा है अधिकार आधारित मानवतावादी परिक्षेप, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये तुरंत याद करने पर आधारित है, सेकेंड है प्रबलन पर केंद्रित है, थर्ड कह रहा है अनुबंधन द्वारा अर्जित है, फोर्थ कह रहा है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका चलाएगा 4। कौन सा आ जाएगा? 4, क्योंकि इसमें यंत्रवत याद करने पर आधारित, याद करने पर प्रबलन तो प्रबलन भी नहीं होगा, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसका जो राइट आंसर आपका आएगा वो 4 आएगा, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में कह रहा है अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? फर्स्ट कह रहा है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए, सेकेंड कह रहा है बच्चों को दंडित करना चाहिए, थर्ड कह रहा है बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए, फोर्थ कह रहा है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर आएगा उसमें से तो पहला नंबर अनदेखा करना चाहिए होगा नहीं, बच्चों को दंडित करना चाहिए होगा नहीं, याद करने के द्वारा ये होगा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका राइट आंसर आएगा 4, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, छात्र केंद्रित शिक्षण शास्त्र की एक विशेषता है, छात्र केंद्रित शिक्षण शास्त्र की एक विशेषता है। फर्स्ट कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, सेकेंड है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, थर्ड है यंत्रवत याद करना, फोर्थ है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो इसमें से तो पहला केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना ये तो होगा नहीं। सेकेंड कह रहा है बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना,
बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना। आगे चलते हैं, यतवंत याद करना होगा नहीं, योग्यता का नामांकित करना तो मैंने पहले बता दिया, ये नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 20 क्वेश्चन नंबर पे। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है? पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं, संबंधित नहीं हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका आएगा वो आएगा पूर्णतः अलग तो होगा नहीं, स्वतंत्र भी नहीं होगा, और थर्ड चलते हैं संबंधित नहीं यानी कि सन्निहित है। क्या है? सन्निहित है। एक बार हमें 21 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। सेकेंड है अधिगम यथवंत याद करने की प्रक्रिया है। थर्ड कह रहा है अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। फोर्थ कह रहा है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा आपका 21 का जो आ जाएगा, 21 का आ जाएगा 4। अधिगम सक्रिय विनियोजन द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के एक परिणाम है। विद्यार्थियों को एक स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? तो इसमें से फर्स्ट कह रहा है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। सेकेंड कह रहा है यह विद्यार्थियों के दिमाग से भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। थर्ड कह रहा है यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। फोर्थ है यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इसका जो 22 का जो राइट आंसर आएगा वो आपका आएगा, देखो फर्स्ट भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है, ये तो होगा नहीं। यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, तो अभाव भी नहीं होगा। फोर्थ एक बार देखते हैं, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य यानी कि इस पे अवधारणात्मक समझ पे ध्यान नहीं दे रहा है, प्रतिक्रियात्मक ध्यान पर ही केंद्रित करता है। तो ये भी आपका नहीं होगा, ये भी आपका नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो राइट आंसर होगा फर्स्ट, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। क्वेश्चन नंबर 23 चलते हैं। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि बच्चों को हम लगातार पुरस्कार दे रहे हैं या फिर उसको दंडित कर रहे हैं, उससे बच्चे पे क्या प्रभाव आएगा? तो इसका मैंने जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है वो बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। इससे क्या होता है? बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है। सेकंड कह रहा है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। थर्ड कह रहा है यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और जो फोर्थ ऑप्शन कह रहा है अधिगम में बच्चों के स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो इसमें से यदि बच्चा को लगातार हम पुरस्कार और दंड दे रहे हैं तो इससे जो होता है, इससे उसकी जो रुचि होती है, जिज्ञासा होती है, वो उसमें से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो आपका 4 हो जाएगा। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा क्या होती है? कम होती है। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। अधिगम में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? तो इसमें से फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है शारीरिक दंड। सेकंड का है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। थर्ड है सतत एवं समग्र मूल्यांकन। फोर्थ है निरंतर एवं तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसका जो राइट आंसर आपका आएगा वो आ जाएगा आपका, इसमें से कह रहा है कौन कौन सा बढ़ावा देगी? तो इसमें जो बढ़ावा देगी वो आपकी आ जाएगी 24 का 2। कौन सा आ जाएगा? शारीरिक दंड तो होगा नहीं, तो कट जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण ये आपका एक आ जाएगा, और सतत एवं समग्र मूल्यांकन थर्ड नंबर। निरंतर तुलनात्मक यानी कि तुलनात्मक मूल्यांकन तो कर नहीं सकते, तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा। तो इसमें 2 और 3 देख लेते हैं किसमें, तो सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड इसका हो जाएगा। 25 में चलते हैं। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं?
तो इसमें से फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है एक व्याख्यान दे करके, सेकंड है प्रयोगात्मक अवसरों की व्याख्या करके, थर्ड है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, फोर्थ है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 4 नंबर, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। 26 पे चलते हैं। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसमें से जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रत्ययात्मक ज्ञान पर बल और महत्व देकर, थर्ड कह रहा है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो इसका जो आपका एक बार इसमें ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन फर्स्ट प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार, तो पुरस्कार और दंडित करना तो इसके पहले ही आया था आपका क्वेश्चन, इसको बच्चे को देना नहीं है। तो पुरस्कार और ये तो होगा नहीं, केवल प्रत्ययात्मक ज्ञान, तो यहाँ केवल आ गया था आपका निगेटिव। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, यानी बच्चा गलत उत्तर दे दिया तो उसको अस्वीकार करेगा और उसको दंडित करेंगे, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो नेक्स्ट आपका 26 का 4 नंबर कह रहा है बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 4 आ जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। 27 नंबर क्वेश्चन में जो कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि किसमें से शारीरिक गति जो है उसमें तेज मतलब कि बच्चे बढ़ती है। शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा कह रहा है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में, फोर्थ कह रहा है किशोरावस्था एवं वयस्कता में। तो इसका जो आएगा 27 का राइट आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे की जो शारीरिक वृद्धि होती है वो तीव्र होती है। तो आ जाएगा 27 का फर्स्ट। 28 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसमें निगेटिव क्वेश्चन आ गया तो इसमें निगेटिव का आंसर निगेटिव ही होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी विकास का सिद्धांत जो है वो नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन पे चलते, विकास जीवन परिवर्तन होता है, विकास परिवर्तित होता है, विकास अनुवांशिक एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ से इसे प्रभावित नहीं करते। तो नहीं करते तो निगेटिव यहाँ भी है, नहीं करते तो इसमें नहीं ही पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभावित नहीं करते। 29 चलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। तो इसमें से फर्स्ट जो ऑप्शन है वो लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत प्रतिकोड, सेकंड का है जन्मजात विशेषताएं, थर्ड का है पर्यावरणीय प्रभाव, फोर्थ का है अनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। लोगों के द्वारा फर्स्ट में देखो, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवांशिक संकेत प्रतिकोड, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय अभाव, फोर्थ नंबर है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका पूरा अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो फर्स्ट जो होता है सामाजिक एजेंसी का उदाहरण होता है परिवार एवं पास पड़ोस। तो इसमें पूछ रहा है द्वितीयक, तो द्वितीयक पूछ रहा है तो द्वितीयक में आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, विद्यालय एवं मीडिया, ये आता है फर्स्ट में। तो ये आ जाएगा आपका द्वितीयक में, तो ये आ जाएगा विद्यालय एवं मीडिया, इसमें द्वितीय पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्ड, विद्यालय एवं मीडिया। तो फ्रेंड आज यहीं पे लास्ट करते हैं और इसको आप लोग एक बार देखें और शेयर करें एंड लाइक एंड कमेंट करें, और सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।